और देखते हैं आज का सेशन क्या है। देखिए यहां पर था, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करूं, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और थोड़ा सा मैं इसको कलर को ब्लैक कर लेता हूं जिससे कि अच्छे से दिख जाए। भी ठीक है। तो देखो इसमें पहला सवाल था, तेजी से करेंगे कि मान लीजिए 12x वाई माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर आपको गिवन है। उसने इसका वैल्यू पूछा, जल्दी से करेंगे। देखो 12xy प्लस 9xy, 12 और 9 21, 21 में से एक गया, क्यों घटेगा ना यार, तो 20x में दो ऑप्शन यहाँ पर आपने कट कर दिए। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं। फिर हम उसने बोला एक्स स्क्वायर, तो x का देख लेते हैं। माइनस का 18x प्लस का 14x, 14x स्क्वायर, तो 18 में से 14 गए तो माइनस का 4, और माइनस का 4 में से आपने जब इसको देखा तो माइनस के 4 में से भाई माइनस का 18x स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और 4 ये हो गया, और 4 में से जब आपने एक किया तो 3 प्लस का ये रह गया। p प्लस क्यू था ना, p प्लस क्यू माइनस आर, तो आपने इसको घटाया तो यू विल गेट माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसके साथ साथ आपने वाई स्क्वायर का वैल्यू देखा, यहां पर है माइनस का 10y स्क्वायर, यहां पर है 12y स्क्वायर, तो प्लस का y स्क्वायर, तो ये बचा 2y स्क्वायर। और साथ में जब इसको देखा तो आपने देखा वाई स्क्वायर माइनस का 5 ये हो गया, तो माइनस का 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर इसमें ये रहा। अभी भी दोनों ऑप्शन सही हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ रही, एक्स स्क्वायर में रही। तो एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू देखी जाए, फिर से बता देता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होने पर करेक्ट आपका सवाल हो जाएगा। तो यहां पर माइनस का 18x स्क्वायर में ऐसे लिख लेता हूं, प्लस का 14x स्क्वायर में ऐसे लिख लेता हूं, और माइनस का वाई स्क्वायर यहां पर मैं लिख लेता हूं, माइनस का एक्स स्क्वायर ये लिख लेता हूं, जो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो 14 और 4 18 में से 3x स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, 3 आपको करेक्ट मिलता है। सेम क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, और दूसरा क्वेश्चन देखता हूं यहां पर क्या मिलता है आपके सामने। इसको देखो, सवाल बहुत अच्छा था, एक बार में इसको इजीली आप हैंडल कर सकते थे। अगर आपको पता है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 2 प्लस का 2, क्योंकि माइनस करेंगे तो उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324। इसका होल स्क्वायर इधर करेंगे तो ये 18 का स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 16, है ना। चलो तो ये 16 सॉरी 18 हो गया। अब आपने फिर कैसे स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी व्हाट, तो x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो आपने किया x माइनस 1 अपॉन एक्स का 16 का वर्गमूल, इट विल गिव यू 4। तो राइट ऑप्शन इज 4। तेजी से कराएंगे। अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा था, जो बच्चों ने बड़ी प्रॉब्लम के साथ झेला और वो हुआ नहीं। तो देखो ऐसे अगर इसको फैक्टराइज मैं करता हूँ, लुक लाइक दिस, तो आपको ऐसे फैक्टर करने होंगे तो 15 8 120 मिलेंगे। अब 120 को मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो निकला ही नहीं, तो मैंने श्रीधराचार्य लगाया, और श्रीधराचार्य तो सब जानते हैं ना, क्या होता है श्रीधराचार्य का नियम, माइनस का बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और मुझे पता, अब इसको सब सॉल्व करना जानते हैं। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, या तो आएगा माइनस का 4/3, दूसरी वैल्यू ऑफ सॉल्व मैं बाद में करूंगा क्योंकि ना टाइम नहीं है, बस मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। और दूसरा वैल्यू x का मिला आपको माइनस का 2/5। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो यहां पर दो वैल्यू आपके सामने मिलती हैं, तो ये क्या बनेगा भाई, 3x प्लस 4 इसको बराबर 0, ये क्या मिलेगा 5x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो a का वैल्यू 3, ठीक है ना, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 2। आप बदलेंगे तब भी वही रहेगा, तो पुट करते वैल्यू, जब आपने a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू पुट किया तो इट विल गिव यू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो इट विल गिव यू 1। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें जो वैल्यू आई है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, इसको उधर भेज के मैंने वैल्यू बनाई, इसको इसके इक्विवेलेंट का, इसको ABCD का वैल्यू निकाल के पुट कर दिया, आंसर आ गया है। क्योंकि इस समय तेजी से ज़्यादा जरूरत होती है पढ़ने की बच्चों को, इस वजह से मैं डिटेल में सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल आपके सामने दिया हुआ, इसमें क्या है कि ABCD और DEF में, अब सपोज दो ट्राइंगल बनाया आपने, ये हो गया ABC, दूसरा बन गया क्या,
सॉरी डी ई एफ ऐसे। उसने बोला ए बी बराबर डी ई है, ए बी बराबर डी ई है। उसने बोला बी सी सॉरी ए बी बराबर ई एफ है, ए बी बराबर ई एफ, बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर डी ई और सी ए बराबर एफ डी है। तो सी ए बराबर एफ डी है ये वाला। तो अब उसने कहा ए बी सी किसके बराबर है, तो अगर इस भुजाओं के अकॉर्डिंग देखा जाए 1 2 3 के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा ई एफ डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बात करते हैं एक और सवाल की, देखते हैं एक और नया सवाल क्या है। ये रहा आपके सामने एक और, कौन सा एक समकोण भुजा की भुजा हो सकती है। देखो ऐसे इसमें सवाल तो बहुत सारे हो रहे हैं, तो इस पर कहते हैं दिल में मत लाइएगा क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा किया हुआ है लोगों ने, दैट्स वाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम कि भाई यहाँ पर सारा रंग बिरंगा हुआ पड़ा है। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें और सवाल को समझने की कोशिश करते रहें। ओके चलो देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या था। आपने देखा अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो समझने की कोशिश करना। ऐसे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आप खुद देखिएगा, अगर मैं 65 का इसका मतलब 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू 97 का स्क्वायर होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। और सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो अगर आप इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट इट इजीली। ठीक है ना, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके दिखानी हो तो मुझे वो भी बता दो, तो आई विल डू द कैलकुलेशन फॉर यू गाइस, सो डोंट वरी। अगर आप कहेंगे तो मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप आगे बढ़े। एक और सवाल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है कि हाँ भाई आप सभी लोग कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैंने इसका कैलकुलेशन किया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, तो आप इसका कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ क्योंकि टाइम तो इतना नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। तो वैसे आपको बता दो छोटी सी बात, कैलकुलेशन भी हो रखी है, अगर चाहें तो आप इसका कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। हालांकि 97 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यू विल गेट दैट इज 49409 और इसको करेंगे तो 5 पंजे 25 और 6 सत्ते 42 प्लस ये तो बराबर इतना आएगा जो कि इसका को बताएगा। एक और सवाल, किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं। अब ये आपको शायद पता है, ये यूक्लिड थ्योरम आपको पता होगा, यूक्लिड थ्योरम पता है ना, E + 2 = F + V, यानी एज प्लस 2 बराबर फलक जमा शीर्ष, फेसिस प्लस वर्टेक्सिस। तो E प्लस बराबर क्या हो जाएगा, F कितने हैं, फलक 7 हैं, वर्टेक्स 10 है और इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो 10 से 17 में से दोगे तो 15, E = 15 होंगी। तो राइट ऑप्शन होगा 2। इस पर लगे निशानों पर मत जाइएगा, जो निशान मैं बता रहा हूं आप उनको लगाइएगा। ओके एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं। एक और सवाल ये रहा आपके सामने। अब देखो यहाँ पर एक और इस तरह का क्वेश्चन था कि ट्राइंगल ABC आपके सामने लिखा हुआ है, में ABC, चलो ये हो गया ABC, इट्स ABC। उसने कहा है AB को E तक, इसको AB को E तक बढ़ा दिया गया और AC को CA को D तक, CA को D तक, चलो इसको ऐसे बढ़ा दिया गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वाला कोण BAD जो बना, BAD ये 125 का है और ये वाला कोण जो बना है EBC ये कोण कितने का है, ये कोण 100 का है। तो देखो अगर मैं त्रिभुज के अंदर के कोणों की बात करूं तो ये तो 80 हो गया, ये 55 हो गया। अब ये क्या बचा, आपने देखा इसका ये वाला कोण तो 55 80 45 का हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कहानी बनी। AB इसको छोड़ो, सिंपल देखो ABC 80 है और ACB 45 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35 डिग्री। तो राइट ऑप्शन 30 यही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कैसे निकाला आप इसको फिर से वीडियो को एक बार देख सकते हैं। एक और सवाल आपके सामने रखता हूं, चलिए देखते हैं जवाब क्या है। ओके ये रहा आपके सामने सवाल। अब देखो एक समलंब है, हालांकि इन्होंने बनाया हुआ है लेकिन इन्होंने गलत बना दिया है, शायद जिन्होंने भी क्वेश्चन किया थोड़ा सा गलत बना दिया क्योंकि PQRS यहां पर था। तो अगर हम देखें ऐसे एक समांतर चतुर्भुज था PQ और RS ऐसे, चलो जैसे उन्होंने बनाया, उन्होंने बोला है कि भाई SR तथा PQ का अनुपात, PQ का 3 है तो SR का 2 है। अब इसकी बीच की डिफरेंस जो है 12 है और आप सभी जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 2 ×
आप समांतर भुजाओं का योग जो कि अनुपात में है, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई बराबर दिया है 480। तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 और 2 5, 12 पंजे 60 बराबर 480 मल्टीप्लाई बाई 2, और अगर मैं 1 के निकालूं तो 60 नीचे चला गया, 6 × 48 16। तो 1 अनुपात का वैल्यू 16 है। तो 1 बराबर 16। उसने बोला है कि भाई पी क्यू और एस आर के बीच कितने, एस आर की लंबाई बताओ। एस आर का अनुपात कितना है, एस आर का अनुपात है 2, तो 16 की गुणा कर दें तो 32। तो इसका वैल्यू 32 होगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। हालांकि जगह थोड़ा सा कम है तो एडजस्ट करिएगा, और लेकिन पढ़ा हुआ सारा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो आपको पढ़ा हुआ ना आया हो। 88 गुणा 10 मैप वाला। अब देखो इसका ऐसे है, ये ऐसे था 10, उसने बोला है मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचा, लेकिन इसकी हाइट 10 है। तो ये जो ऐसा था ना पेपर, वो कुछ इस तरह से था, ऐसे वाला आयत था, इसकी 10 ऐसे थी, 88 ऐसे थी। इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, तो 88 जब इसको फोल्ड किया गया तो ये कुछ इस तरह से बना, जहां पर इसका जो ये परिधि था वो 88 बन गया। तो 2πr का वैल्यू 88 हो गया, हाइट इसकी 10 हो गई। तो r का वैल्यू निकालें तो r = क्या हो जाएगा, 88 गुणा 7/2 गुणा 22। ये तो होगा ना, जब पाई को उधर भेज देंगे तो ये हो गया 22 चौक 88, 2 दूनी 4, तो r का वैल्यू 14। r का वैल्यू 14। उसने पूछा है इसकी ऊंचाई है, तो बेलन का आयतन तो सबको पता है, πr² होता है। और πr² की अगर हम बात करें, इधर आ जाता हूं, तो πr², तो पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 14 गुणा 14, और ऊंचाई में से 10 हो गया सवाल बस। 2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 220 गुणा 28, तो 28 0 0, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, और 5 61। क्योंकि लीटर में धारिता पूछे तो 1000 का भाग कर दो, 6.16। राइट ऑप्शन इज 1। क्लियर है। बड़े आसान सवाल थे। इस सवाल में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आई हो, इस वाले में नहीं, जिसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ये वाला सवाल कि किसी आयतन का या द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, आप सब जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम जो होता है भैया वो ए क्यूब होता है। ए क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है, कितना है 2197। अगर मैं ए का क्यूब निकालू तो ये तो 13 का आ जाएगा, है ना, 13 तो होगा 2197, क्योंकि 13 का तो क्यूब होता है। तो a = 13। उसने बोला पार्श्व, अगर वो बोलता पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a², वो बोलता लिटरल सरफेस एरिया, तो लिटरल सरफेस एरिया 4a² होता है। तो 4 × 13 × 13 तो 169, 4 × 169 जब मल्टीप्लाई की तो 676 इज द राइट ऑप्शन। तेजी से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, आगे बढ़ूं, एक और सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर इस आंकड़ों को बताया गया था, इन आंकड़ों को अरेंज करने की बात हो रही है। तो चलो इन आंकड़ों को पहले अरेंज कर लेते, क्योंकि बिना अरेंजमेंट के तो शायद ही क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो देखो सामने सवाल लिखा है, इन आंकड़ों को अरेंज करने की बात हो रही है। तो हेयर भी स्टार्ट करते हैं इन आंकड़ों को अरेंज करना। तो देखो सवाल बड़ा अच्छा था, और सवाल में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं थी, बड़े आसान तरीके से आपको सवाल को बताना भी था, तो इसमें इतना समय तो लगे नहीं, देखो समझे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 41वें सवाल का जवाब क्या था। मैंने सबको पहले अरेंज कर लिया, कैसे करूँगा यहाँ लिख देता हूँ। 2 3 2 बार था, 4 3 बार था, उसके बाद 5 6 8 9 2 बार था, उसके साथ 10 11 और 15 19। ये डिजिट थी सारी जो अरेंजमेंट की। अगर मैं इसमें क्या निकालूं, रेंज निकालूं, तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो 17 तो इसकी रेंज हो गई। मोड सबसे रिपीटेड वैल्यू होती है, तो मोड क्या हो गया, आपने देखा 4 सबसे 12 रिपीट है तो 4, और मीडियन होता है मिड वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों तरफ से देखा जाए तो 6 इसका मीडियन हो गया, क्योंकि मिड वाली वैल्यू मीडियन कहलाती है। तो 15 वैल्यू है, बीच वाली जो है वो वैल्यू 6 हो गया इसका मीडियन। अब इन सबको जोड़ दो, क्योंकि उसने बोला इनका अनुपात निकालो। तो 17 + 4 + 6/3 से भाग कर दो, क्योंकि 3 संख्याओं को जोड़ोगे तो 27/3 = 9। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल बड़े आसान थे, मजेदार तरीके से करता है आपने, मुझे पता है आपने सही सब कुछ सही से किया होगा। देखो माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए, अब डिटेल में तो मैं नहीं समझाऊंगा इन सवालों को, बस आपको बता देता हूँ सही सवालों के जवाब क्या क्या होंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो।
तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति, सबसे हेल्पफुल रणनीति कौन सी होगी, तो इसको बता दूं राइट ऑप्शन, इन्होंने पेडागोगी बहुत अच्छी की जिन्होंने भी की है, और यहाँ पर सवाल का जवाब एकदम सही लगा है, चौथा ऑप्शन एकदम सही है इसका, क्योंकि संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप को सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, और 43वां सवाल भी कुछ इसी तरह से था। क्या था 43वां सवाल, इसको भी देख लेते हैं भाई, कि निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, छोटा उद्देश्य कौन सा है। तो देखो सबसे छोटा उद्देश्य, ये सवाल मैंने आपको अभी पीछे कराया था फ्री क्लास में, कि यहां पर क्या करते हैं आप, कि विद्यार्थियों को सबसे संकीर्ण उद्देश्य माना जाता है कि वो संख्याओं को सीखें और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं के बारे में बात करें। तो राइट ऑप्शन 2 होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। एक और सवाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नया सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर इट्स 44, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने के तथा शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी है, उपयुक्त तो यही है कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करो, मोटिवेट करो और उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए प्रेरित करो। सही जवाब था, एकदम सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की, और 45 की बात करें तो निम्न में से कौन से अशुद्ध को पहचानना है आपको। अब अशुद्ध क्या है देख लेते हैं। गणित में तर्क प्रमुख होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही रहे। उसने बोला गणित संचरण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है, भाई किसने कहा परिशुद्ध होना आवश्यक है। गणित संचरण में अगर आपका लैंग्वेज आप सही से नहीं लिख पाते हैं, इट्स डजंट मैटर, आपको कंसेप्ट सही समझ में आना चाहिए, तो ये एकदम सही है, यह शुद्ध कथन लिखा है। यहाँ पर परिशुद्ध होना अति आवश्यक की जरूरत नहीं है, वो अगर थोड़ा बहुत अलग भी होता है, आप उसको गलत भी लिख देते हैं तो इट विल वर्क, नो इशू। राइट ऑप्शन था 2, 45 का 2। 46वां प्रश्न आपके सामने रखता हूं, तेजी से कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, गलती किसी की ना हो। तो विद्यार्थी में अधिगम, गणित का अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना वांछनीय, विच वन इज डिजायरेबल। डिजायरेबल कौन सी इसमें है जब आप मैथमेटिक्स का मूल्यांकन करते हो। तो देखो समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिया जाना चाहिए, अगर समानता अपनानी है तो अब उनको एक जैसा कार्य दो। विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता का मूल्यांकन महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। तो वांछनीय तो यही है कि आप क्लास में समानता बनाएं, क्योंकि समानता लेने के लिए सभी विद्यार्थियों को समान कार्य दिया जाना चाहिए, कि किसी को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। बिल्कुल सही बात है भाई, आकृति का त्रिभुज होने की कंडीशन यही है कि उसमें 3 रेखाखंड एक साथ मिले, नहीं तो वो होगी नहीं। तो पर्याप्त तो शर्त नहीं है भाई, शर्त भी यही है और पर्याप्त भी यही है। तो राइट ऑप्शन सही है, क्योंकि आवश्यक भी यही है कि 3 त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों बंद होती हैं, तो दोनों ही शर्त हैं, दोनों शर्त जब फॉलो होंगी तभी वो त्रिभुज बनेगा। एकदम सही जवाब था 47 का 2। एक और सवाल आपके सामने देता हूं 48। अब देखो यहां पर सवाल थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। यहां पर था, उसने बोला है देखो n सम है और n स्क्वायर सम है, तो यानी ये आप पढ़ने का सवाल नहीं कि आप इसका n स्क्वायर करेंगे, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 सम है। अब उसने सवाल दिया है कि प्रतिलोम इनवर्स कौन सा है। देखो यहां पर n सम है तो n स्क्वायर सम है, n सम नहीं है तो n स्क्वायर भी सम नहीं है, मोटी सी बात है। अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन डी और ए आपस में क्या करेंगे, ये विलोम हो सकते हैं। भाई देखो n सम है तो n स्क्वायर सम है, यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर भी सम नहीं है, या n स्क्वायर सम है तो n सम है। तो यहां पर सीओरो को देख लेते हैं, n सम है तो n स्क्वायर सम है, यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है, यानी ये तो एक दूसरे के जैसे हुए। बात हो रही प्रतिलोम की, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए और सी एक दूसरे के प्रतिलोम है, सी ए का प्रतिलोम है। राइट ऑप्शन 4 इसका होगा सही, क्योंकि जब n स्क्वायर की कंडीशन सम है तो n सम है और n सम है तो n स्क्वायर सम है, तो यानी आपस में चीजों को बदल दिया गया है, यानी a बराबर 1/b के रूप में इसको लिखा गया है। क्लियर है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलते हैं, तेजी से मिलान करते रहिएगा अपने सभी जवाबों का। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से किसका, ये मैंने कल ही शाम पढ़ाया था। टेलर का गिनतारा हमेशा जो लोग होते हैं दृष्टिबाधित वो उनके लिए उनको ब्रेल के नाम से जाना जाता है। जियो बोर्ड हमेशा बच्चे को जो लोग हैं जो देख नहीं पाते, क्योंकि जियो बोर्ड को छू करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सी आकृति है। ये टाइल्स जो है ये एल्जेब्रिक टाइल्स है, बीजगणित टाइल है, इनका भी है। लेकिन जियोजेब्रा जो है ना कि सॉफ्टवेयर है, इसमें बच्चे सॉफ्टवेयर में माउस के माध्यम से उनको चलाते हैं, जो कि जो
दृष्टिबाधित लोग हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी उन लोगों को, क्योंकि वो आकृतियों को मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सारा गेम जियोजेब्रा में आकृतियों को जोड़कर कुछ नया बनाने का होता है और जो कि विजुअल पर डिपेंडेंस है। तो राइट ऑप्शन जियोजेब्रा, उनके लिए अधिगम साधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाकी सभी इसमें यूज कर सकते हैं। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति जो अंकगणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा और विलोमतः सत्य। बिल्कुल सही बात है। अगर एक आदमी अंकगणित में अच्छा है, वो मैथमेटिक्स में कंप्यूटेशन अच्छा कर सकता है, तो वह गणित में भी अच्छा होगा। अगर वो कैलकुलेशन कर सकता है तो वो गणित में भी अच्छा होगा। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतः ज्ञान की कोई भूमिका क्यों नहीं है? भाई अंतर ज्ञान की तो सबसे ज्यादा भूमिका है। मैथमेटिकल नॉलेज में जो इंट्यूशन है उसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। गणित अगर प्रतिबंधित हो सकते? बिल्कुल नहीं। गणित प्रतिबंधित कैसे होते हैं? मैथमेटिक्स कैन बी कंडीशनल, नो इट कैन नॉट कंडीशनल, दे आर ऑलवेज ट्रू। और गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेय की उत्पत्ति से ही गणित बनता है, ये नहीं है। गणित सिर्फ उनकी प्रमेय की उत्पत्ति से नहीं जो बुक में लिखी है, उसके बाहर भी चीजें हैं। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक होना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं आपके सामने और देखता हूं, समावेशी कक्षा में पठन क्षमता वाले विविध बधित क्षमता के छात्रों के अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित के चित्रांकित यानी सवाल को मीनिंग समझना, जो आप समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, उसमें जो जिन देख नहीं यानी पढ़ नहीं सकते, जिनको डिसलेक्सिया है, वो जो पढ़ नहीं सकते, उनको गणित अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि गणित के चित्र नमूने पठन क्षमता वाले बच्चे, भाई अगर चित्र दिखाकर पढ़ाओगे और उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो बिल्कुल सही लिखा है। उसने बोला गलत कौन सा है? पठन क्षमता वाले बच्चे यानी जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, वो अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप में लिखने में कठिनाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उनको लिखने में और उसको क्रमबद्ध करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी सही लिखा है। पठन क्षमता वाला केवल भाषा सीखने को प्रभावित करते नहीं कि गणितीय अधिगम को। सही बात है। जो पठन है वो मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि गणित में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, नंबर्स में लिखी होती हैं, तो वहां पर आपको पढ़ने से ज्यादा समझने की आवश्यकता होती है। तो ये न कि गणित अधिगम को। पठन क्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, गणित अधिगम को भी प्रभावित करेंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो वहां पर ऐसे लिखे होते हैं जो अंकों में लिखे, कुछ शब्दों में भी तो आते हैं जो शाब्दिक समस्याएं होती है। अगर वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो कैसे, तो वो प्रभावित करेगा। उसे नहीं करता तो लिखा है, तो ऑप्शन नंबर यही गलत स्टेटमेंट। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर 52 आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा। अब देखो क्वेश्चन बड़ा, 52 कहां गया? ये रहा। अब देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? चलो देख लेते हैं। अभी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। इसके फैक्टर करते हैं। 3 से काटे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 9, 3 3 3 3। अब आपने फिर 3 से काटा तो बचा 1 1 1 1 1 1। अब 11 से काट दे तो क्या बचेगा? 11 से काटेंगे तो भाई 11 एकम 11 ना जाने का 0, 1 तो 11 एकम 11 ना जाने का 0 1। अभी किसी से कटता नहीं, तो 3 ही है जो अभाज्य हैं, यानी 3 11 और 1 0 1 0। तो राइट ऑप्शन इज दिस वन। 3 ही होना चाहिए 52 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल एक और था इस तरह का, देखो ये भी बहुत बार पढ़ाया मैंने कि आएगा, पेपर में आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर कि भाई ये लिखा है 19x 091y 88 से विभाज्य है। अगर 88 से विभाज्य है तो भाई 88 का मतलब होता है 11 गुणा 8, यानी वो 2 से विभाज्य होगा। 11 गुणा 8, 11 88। तो 8 की प्रॉपर्टी कहती है कि इस संख्या के अंत में 3 अंक जो होंगे वो 8 से डिवाइड हो। तो मैंने देखा 912, 912 तो 8 से कट जाता है, तो यानी y का वैल्यू तो फिक्स हो गया 2। तो 1 9, क्योंकि भी 912 डिवाइड होता है ना 8 से, तो ये तो पता लग गया भाई इतना संख्या है। उसने कहा 1 9, हालांकि 0 हो सकता है लेकिन 0 से क्वेश्चन का उत्तर नहीं आएगा, मैंने कर लिया इसलिए बता रहा हूं आपको। तो यह 9 से 12 ही क्वेश्चन का आंसर देगा। तो 19, अब ये x हो गया 0 9 1 और 2। अब आपके सामने सवाल है 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस प्लस नंबर ऑफ इवन प्लेसेस करोगे तो आपका जो जवाब है वो सही होना चाहिए। तो ऑड प्लेसेस का सम देखते हैं तो कितना आता है। आपने ऑड प्लेसेस का सम निकाला तो आपको मिला, यू विल गेट व्हाट, 2 और 9 11 और 1 12। इधर देखें 1 और 9 10 है ना। तो आपने यहां पर ये सब चीजें प्राप्त की, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, एक साथ छोड़ दिया मैंने कुछ डिजिट कम हो रही है। आप ठीक है ऐसे। तो ऑड नंबर का सम देखा
तो दोबारा से लिख देते हैं अब इसको 179 x 091 और यहाँ पर मैंने 2 माना क्योंकि 11 गुणा 8 मैंने देख लिया लास्ट के 3 डिजिट का नियम लगा करके। अब इसको सिर्फ ऐसे करना था, नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस और नंबर ऑफ इवन प्लेसेस, इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 9 और 1 10 और 1 11, तो ये हो गया। इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2 और 9 और 2 11 और 7 18। अब 18 माइनस 11, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या, या तो 0 हो या फिर 11 हो। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 22 माइनस का 11 इज इक्वल टू 11 होगा। तो इसका मतलब 4 इस x का वैल्यू होगा। राइट ऑप्शन 3, 53 का 3। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, आगे बढ़ता हूँ। आपका सवाल नेक्स्ट इंतजार कर रहा है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखो सिंपल सवाल था भाई, 11/13। तो आप देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो पहले। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था 11/13 और 15/17 जिनमें कॉमन डिफरेंस होता है। तो 11-13 में 2 का डिफरेंस है, 15-17 में भी 2 का डिफरेंस है। तो सबसे बड़े वाले हर वाली भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटे वाले हर भिन्न वाली सबसे छोटी होती है। यानी 15/17 जो है वो बड़ा है 11/13 से। तो 11/13 हमेशा छोटा होगा 15/17 से, है ना। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई अभी 3 वैल्यू थी, ये तो पता लग गया। अब ये तो 11/15, चलो ये तो गलत हो गया। 11/15 यहाँ छोटा है, यहाँ अब यहाँ पर भी ये छोटा है। अब 3 वैल्यू और बच रही है, तो कैसे करें। यानी अब आपको कंपैरिजन करना है कि भाई 13/14 जो है वो इससे बड़ा है कि छोटा है। तो आपने 15/17 और 13/14 का डिवाइड करना शुरू किया। और जब आपने डिवाइड करने की बात की तो व्हाट यू विल गेट, आपने डिवाइड करने का देखा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। 17 में डिवाइड करेंगे 15, तो 15 17 8 154, 17 17 5 17 8 इसको करेंगे तो 0.9। तो यानी ये वाली वैल्यू जो इससे बड़ी आ जाएगी। और जब बड़ी आ गई तो क्वेश्चन क्या बना, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा हो गया कि आपको पता लगा कि भैया जो 15/17 है वो छोटा है इससे। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट विल बी द राइट आंसर कि 11/13 से बड़ा है 15/17 और 15/17 से बड़ा है 13/14। दैट इज द राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है, कर लेंगे आराम से दशमलव में करके। हाँ, समय की बर्बादी ना करते हो, आगे बढ़ता हूँ। सब लोग सोच रहे हैं कि बस टिक लगा, सब बोल रहे हैं सर सिर्फ कुछ मत करो, टिक लगा दो सही आंसर पर। अब देखो सवाल पढ़ते हैं। एक और सवाल आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। यहाँ पर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ही आसानी से इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा आप लोगों से मिले। सिंपल थ्योरी थी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर इसको जोड़ दो तो 0.139, 0.75 और 2.105, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो यू विल गेट 2.994। ये आपको प्राप्त हो गया। उसने बोला इसमें से इसको घटाओ। जब 1.001 में 1.1 का मल्टीप्लाई हुआ इट विल गिव यू 1.1011। इन दोनों को घटा दो और जैसे आपने घटाया तो ये 2 माइनस k के बराबर है। इसको घटाने के बाद क्या है, इट विल गिव यू, यहाँ लिख देता हूँ 1.8929। अब इसमें से 2 और घटा दो तो यू विल गेट 0.1071। इज इज द राइट ऑप्शन, बी इसका करेक्ट आंसर था। एक और सवाल। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सवाल की बात करता हूँ, इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। ये बड़ा आसान सवाल था लेकिन बेशक बड़ा लग। ऐसे सवालों को करने का तरीका बताया था। आप कुछ मत करो, आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो। अगर आप 3 में डिवाइड 4 का करोगे तो माइनस का 0.75 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 6 8 48 0.8 ऐसे मान लो, ठीक है ना। ये प्लस का है। अगर आप 1/2 करते हो तो माइनस का 0.5 जो इसके बीच में आता है ये तो मिड में आएगा। 2/5 करते हो तो 0.4 ये भी इसके बीच में आएगा। लेकिन जब 7/9 करते हो तो 9 6 54, 9 7 63, तो 7 बचे कितने, 7 9 7 63 और 9 7 63 9 7 63 जो इससे 7 हो जाएगा। और जो माइनस का इससे बाहर निकल आएगा, 0 इन दोनों के बीच में आएगा क्योंकि माइनस है प्लस है। तो यानी 7/9 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ज़्यादा देखना, इसको क्या बोले कोई 0.5 माइनस का इन दोनों के बीच में आएगा ना, क्योंकि 0.5 बड़ा होता है 0.72 से। इसको करोगे तो 0.4 वो भी इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं आएगा 0.77 नेगेटिव का, क्योंकि -7 से बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका जवाब नहीं था।
एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलो बढ़ते हैं। सवाल 57वां सवाल देखता हूँ। इस सवाल में बड़ी लफड़े रहे होंगे, मैं इधर जगह देखिए करता हूँ। देखो सिंपल था, अगर मैं इस सवाल की आपसे बात करता हूँ तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। इसमें समय तो मुझे भी लगा, थोड़ा घुमाने वाला था, तो देखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, क्लियर है। तो मैंने इसको, जब इसको मैं ऐसे लिखूंगा गुणा में, तो मैंने एक दशमलव और कम कर लिया, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अब इनकी गुणा एक साथ कर दी, पावर एक साथ रख दी, तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 2.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁵5 माइनस का 10⁴ प्लस का, तो 10⁻⁻1 आपको मिल गया। अब आपको करना क्या था, ये मिल गया। अब 2 दूनी 4, यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन में पूछा था k गुणा 10⁻n में 2k, तो k तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 4.250 और प्लस का ये माइनस का 1, तो दैट इज 3.25। दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक और सवाल बढ़ता हूँ आगे और देखता हूँ आपका नया सवाल क्या है। प्रश्न नंबर 58 की तरफ बढ़ता हूँ और देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 कहाँ गया, ये रहा 58। ओके, दो संख्याएं, बड़ा आसान सवाल, ये तो बड़ा हलवा मिल गया आपको भाई। 3 5 में तो आप सभी जानते हैं 3x बटा 5x करके कर सकते हैं। 12 इसमें जोड़ दिया, 12 इसमें जोड़ दिया, आपको मिल गया 5/7। गुणा कर दें तो 21x प्लस 12 सत्ते 84, 5 पंजे 25x प्लस का 60, इसको इधर उसको उधर भेज दिया, तो 4x बराबर 24, x बराबर 6 है। तो उसने बोला ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो दी गई संख्या योग कितना है भाई, योग था 5x और 3x 8x, तो 8 गुणा 6 बराबर 48, दिस इज 48, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। एक और सवाल लें, एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अब हम अपने टास्क की तरफ है और क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या था। देखो इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जिसे हाँ जगह है ना ऊपर, यहाँ बन जाएगा। देखते रहना इधर 59 मेरे सर के ऊपर क्या है। एक वस्तु को 840 रुपए में, बिल्कुल सिंपल से करा रहा हूँ, एक दुकानदार 15% का डिस्काउंट देता है। अगर वो 15% का डिस्काउंट दे दे, 85% में चीज को बेचता है। 0 से 0 कट गया, सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करता हूँ तो यू विल गेट इजीली क्या क्या एक मिनट, मेरा कॉल आ गया है। हाँ भाई, इसमें देखते क्या मिला। आपने सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर डाला होगा और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपने एकदम सही सलामत किया होगा। तो चलिए देखते हैं आपका जवाब क्या मिला है। और हालांकि सॉल्यूशन तो मैंने भी इनके सबके किए हैं, मैं देख रहा हूँ कहाँ गए वो सारे सॉल्यूशंस, जिससे कि आपको मैं इजी कर लूँ। चलो गुणा भाग दोबारा से करने पड़ेंगे, नहीं तो चलो देखते हैं, गुणा भाग भी करेंगे भाई, ऐसी बात है तो लेट्स सी, चलो कर लेते हैं। तो देखो जब इसकी गुणा की तो क्या हुआ, 84 गुणा 85 बटा 10 इजिकल टू 84 85 गुणा करें 80 पंजे 400 और 400 से ऊपर चलेंगे तो यू विल गेट समथिंग लुक लाइक दिस 714 आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, अब 714, अब उसने कहा उस पर भी 19% का लाभ कमा, इसका मतलब क्या है, ये भैया 119% की वैल्यू है, कितनी 714। तो आपको क्या करना है, आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो 714 गुणा 100 बटा 119 डिवाइड कर दो, यू विल गेट 600। ऑप्शन नंबर 2 59 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न नंबर अंतिम 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो इस सवाल को जगह स्पेस तो कहीं छोड़ा ही नहीं है भैया ने, फिर भी मैं यहाँ करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन, जगह तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रही मुझे क्वेश्चन करने की, स्पेस ही नहीं है। चलो फिर भी मैं करने की यहाँ कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन था ये रहा। अब देखो इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ सीधा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 7 प्लस का 6 बटा 3 इजिकल टू व्हाट, इसका करें तो 4x माइनस का 3 और 4 चौक 16 x बटा 4। अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा जिससे कि सवाल आपको एक बार में क्लियर हो जाए, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है ना। हाँ, अब मैं इसको बराबर करूंगा, ये अब नीचे पर अपने पास जाएगा, ये आगे नीचे। हाँ, अब क्या हुआ, देखो कितना हुआ, 5x माइनस 7 तो 6, तो ये क्या हो गया 5x प्लस का 1 माइनस का 1/3 इजिकल टू क्या हो गया 4x, और ऊपर था, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ भाई जिससे कि दिख जाओ साफ साफ क्या लिखा है ये, हाँ 16, तो 5x 16 और 4 20,
20x माइनस 3/4 गुणा कर दें तो 4 20x माइनस का 4 बराबर 60x माइनस का 9। इसको उधर उसको उधर कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 40x बराबर माइनस का 5, x बराबर 5/40 बराबर 1/8। तो भाई x का वैल्यू 1/8 हमने यहाँ निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। गुड, x का वैल्यू 1/8 हमें यहाँ मिला है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, x का वैल्यू 1/8 आपको मिल गया है। ओके ग्रेट, x का वैल्यू 1/8, तो इसमें पुट कर दूं 8 गुणा 1/8 प्लस 5, 1 प्लस 5 बराबर 6। राइट ऑप्शन 6। कोई प्रॉब्लम? तो ये 60 सवाल मैंने आपको कंप्लीट कराए, होप सो। कोई हो सकता है क्वेश्चन गलत भी रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं आयोगी हूँ, मैंने आयोग की जैसे बनाए हैं। तो ये सवाल कोशिश की गई है आपको सवालों को बहुत अच्छे से कराने की, समझाने की। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आगे भेज दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्यूरेट की देने की पूरी कोशिश की गई है। फिर भी कोई भ्रांति है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे और भविष्य में इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मुलाकात होगी आपसे सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर यू ज्वाइनिंग अस। हैव ए गुड डे दोस्तों।